प्लास्टिक के घनाकार टुकड़ों से बना यह अध्ययन कक्ष था, जिसकी आकृति व आकार इच्छानुसार बदले जा सकते थे। खिड़कियों पर चढ़े कांच तापमान व प्रकाश की मात्रा को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर रहे थे। दीवार में लगी स्क्रीन पर जनवरी 2595 की 21वीं तारीख रह रहकर चमक रही थी। कक्ष में रखे अत्याधुनिक कंप्यूटर के समक्ष बैठी सत्या प्राचीन सभ्यता व संस्कृति पर अपने शोध से संबंधित किसी सामग्री का अध्ययन कर रही थी। उसका बड़ा सा सिर और दुर्बल शरीर 21वीं शताब्दी के मानव की तुलना में कुछ अजीब सा लगता था। मस्तिष्क के अधिकाधिक और शरीर के न्यूनतम प्रयोग ने आज मानव शरीर का अनुपात बदल दिया था। आज विज्ञान उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है, साथ ही मानव की जीवन शैली भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। राष्ट्र, धर्म और नस्ल की बनावटी सीमाएं त्याग दी गई थी। मानव मात्र मानव था और टुकड़ों में न बंटकर आज संपूर्ण पृथ्वी मानव का घर बन गई थी। केंद्रीय सत्ता एक अत्यंत क्षमतावान कंप्यूटर नियामक को सौंपी गई थी। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज के समय की आवश्यकता के अनुसार मानव ने सर्वसहमति के आधार पर कुछ नियम कानून बनाए थे, जिन्हें नियामक में फीड कर दिया गया था। आवश्यकता पड़ने पर नियामक मानव को दिशा निर्देश जारी करता था और मानव अपनी भलाई के लिए उसके अनुसार ही आचरण करता था। सहसा पिक पिक की ध्वनि हुई तो सत्या चौंकी। सामने लगी स्क्रीन पर उसके घरेलू सहायक रीबो का त्रिआयामी चित्र उभर रहा था। नमस्कार सत्या जी, रात्रि के भोजन का समय हो गया है। कृपया भोजन कक्ष में आइए, आपके पति भी वहां उपस्थित हैं। धन्यवाद रीबो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर सत्या उठ गई। रीबो वस्तुतः घरेलू कार्यों के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित एक रोबोट था। वैसे तो रोबोट 20वीं शताब्दी से ही बनने प्रारंभ हो गए थे, पर तब वे भारी भरकम, बेडौल और देखने में मशीन जैसे प्रतीत होते थे। आज नियामक के निर्देशानुसार मानव चाहता था कि पृथ्वी पर उसके उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु सुंदर और सुगढ़ हो। अतः आजकल के रोबोट सुंदर और सक्षम बनाए जाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उनमें विशेष सर्किट लगाए जाते थे, जिससे वे उस कार्य को पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न कर सकते थे। वे डॉक्टर, माली या नर्स कुछ भी हो सकते थे। सीमित लेकिन आर्टिफिशियल बुद्धि के कारण वे मानव के पूर्ण नियंत्रण में थे। सत्या भोजन कक्ष में आई तो देखा नवीन उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। मेज पर लगी गोल कचौरियां और हलवा देखकर सत्या मुस्कुराई। रीबो अब यह व्यंजन बनाना भली भांति सीख गया था। प्राचीन काल में भारत में बनाए जाने वाले ये व्यंजन सत्या ने ही उसे सिखाए थे। अपने रिसर्च के दौरान ही उसे प्राचीन व्यंजनों को बनाने की विधियां हाथ लगी थी। यूं आजकल मानव प्रोटीन, वसा और विटामिनों से बने कैप्सूल खाकर अपने शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर लेता था। जीवन इतना तीव्र और यांत्रिक हो चुका था कि भोजन करने के लिए मानव के पास समय ही नहीं था और ना ही इच्छा। सत्या और नवीन को उनके परिचित बहुधा इसी बात पर पिछड़ी और पुरातन पंथी विचारधारा होने का ताना दिया करते थे, परंतु सत्या को क्रोध की अपेक्षा उन पर हंसी आती थी, जो जीभ का एकमात्र उपयोग बोलने में ही समझते थे। जीभ द्वारा स्वाद का अनुभव करना वे भूलते जा रहे थे। इसी कारण आज का मानव अपने पूर्वजों की भांति सभी तरह के स्वाद अनुभव करने में सक्षम नहीं रहा था। तुम्हारे शोध का सबसे सुखद और स्वादिष्ट परिणाम यही रहा है। नवीन ने हलवा मुंह में रखते हुए चुटकी ली। जानती हूं, अभी मानव स्वाद के मोह से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सका है, सत्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। सहसा नवीन गंभीर हो गया। सच कहना सत्या, प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने से तुम ऊबती नहीं क्या? पुरानी कब्रें उखाड़कर मुर्दे देखना किसी को कैसे अच्छा लग सकता है? नहीं नवीन, मनुष्य के लिए सदैव वही रोचक होता है जो अनजाना और अबूझ होता है। वर्तमान की चिर परिचित दुनिया से परे अतीत की रहस्यमयी गहराई में झांकना बहुत रोमांचक लगता है।
21वीं शताब्दी के परमाणु, जैविक और वायरस युद्ध से हमारी सभ्यता नष्ट हो गई। उनके अवशेष को समेटना और उन्हें सूत्र में पिरोना मुझे किसी क्रिएटिविटी से कम नहीं लगती। बोलते बोलते सत्या कहीं खो सी गई। तुम्हें आज नहीं 21वीं शताब्दी में पैदा होना चाहिए था सत्या, नवीन ने मुंह बनाते हुए कटाक्ष किया। सत्या चुप हो गई। नवीन उसकी बात समझने में असमर्थ था। वो आज के युग का मानव था जो आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे मुड़कर देखने का उसे ना चाव था और ना ही अवकाश। रात्रि 9 बजे सत्या व नवीन अध्ययन कक्ष में अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। प्राचीन काल में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न देशों में बनने वाले फिल्मों के कुछ अति दुर्लभ कैसेट सत्या आज म्यूजियम से लाई थी। इनको देखती हुई वह सोच रही थी कि प्राचीन मानव संगीत, नृत्य और कला आदि में कैसे आनंद व मनोरंजन खोज पाता था। आज के अति व्यस्त जीवन में ये सब बातें बेकार समझी जाती थी। मानव का साम्राज्य अन्य ग्रहों में स्थापित करना, एलियंस के हमलों से पृथ्वी को बचाना और प्रगति की चरम सीमा छू लेने की चेष्टा करने में ही मानव का सारा समय व्यतीत होता था। मानव जीवन में भावनाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया था। अचानक कक्ष में लगी स्क्रीन से पिक पिक की ध्वनि आने लगी और रीबो का चित्र दिखाई दिया। कृपया अपने कंप्यूटर को पृथ्वी के संचारी नेटवर्क से जोड़ें। महान नियामक आपको संबोधित करना चाहते हैं। नवीन ने रिमोट से कंप्यूटर की ट्यूनिंग बदली। अब वह पृथ्वी के सभी कंप्यूटर से बात कर सकता था। तुरंत स्क्रीन पर जलती बुझती रोशनियों के मध्य नियामक की मशीनी आवाज सुनाई देने लगी। हमारी गणना के अनुसार अब आप दोनों को अपना परिवार बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार शिशु में अपेक्षित उच्च गुणों व लक्षणों का एक विवरण तैयार कीजिए और उसके अनुसार जीन बैंक से भ्रूण बनवाकर मानव जाति की नस्ल के उत्तरोत्तर सुधार के अभियान में हमारे भागीदार बनिए। धन्यवाद। और इसके साथ ही नियामक अदृश्य हो गया। नवीन उत्साहित हो उठा। सुना तुमने सत्या? अब जल्दी ही निर्णय करो, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए। मेरी राय में तो उसे सुंदर और बुद्धिमान होना चाहिए। सुंदर तो 21वीं शताब्दी का मानव होता था, एकदम आइडियल बॉडी वाला, आदर्श आनुपातिक गठन वाला, आजकल जैसी बड़ी खोपड़ी और बेडौल शरीर वाले नहीं, सत्या ने टोका। यूं ही परस्पर वाद विवाद करते हुए कंप्यूटर की सहायता से उन्होंने भावी शिशु का खाका तैयार कर लिया। वह सुंदर, कुशाग्र बुद्धि, धैर्यवान और खगोल वैज्ञानिक होना चाहिए था। अगले दिन वे कार में बैठे जीन बैंक की ओर जा रहे थे। भावी बच्चे के विषय में बात करते करते उन्हें पता ही न चला कि कितना समय बीत गया, और जब उनका ध्यान भंग हुआ तो कार जीन बैंक की इमारत के सामने रुक चुकी थी। कई 100 फीट ऊंची यह विशाल और भव्य इमारत थी। कंप्यूटर कम्युनिकेशन द्वारा पृथ्वी के हर हिस्से से ये जुड़ी हुई थी। मुख्य इमारत में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें कीटाणुनाशक कमरे से गुजारा गया और इसके बाद शरीर को ढकने वाली कीटाणु रहित पोशाक पहनाई गई। अंदर अत्याधुनिक प्रयोगशाला में मानव गुणसूत्रों पर प्रयोग किए जा रहे थे। भिन्न भिन्न गुणों के लक्षण प्रदर्शित करने वाली सभी जीनों को आज पहचाना जा चुका था। इसीलिए मन चाहे गुणों, व्यवहार और व्यवसाय वाली संतान का भ्रूण बनवाना आज संभव था। मस्तिष्क का कौन सा भाग किस प्रवृत्ति को उत्प्रेरित कर सकता है, ये भी अधिकांशतः जाना जा चुका था, परंतु फिर भी हमेशा की तरह बहुत कुछ शेष था जो अभी मानव की समझ से परे था। मैनेजर से परामर्श करने के बाद सत्या और नवीन ने जीन कंप्यूटर द्वारा पूर्ण निर्धारित गुणों का
भ्रूण तैयार करवाया। सत्या का डिंबाणु और नवीन का शुक्राणु दोनों को लेकर कृत्रिम रूप से निषेचन किया गया और उसकी जीन संरचना में इच्छित परिवर्तन व सुधार किए गए ताकि उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे में वो सारे गुण और व्यवहार प्रकट हो सकें। इसके बाद तुरंत ही उसे कृत्रिम गर्भाशय में विकास हेतु स्थापित कर दिया गया। 24वीं शताब्दी से ही मानव शरीर द्वारा गर्भ धारण करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। ये काम अब शरीर के बाहर बहुत आराम से हो सकता था। 26वीं शताब्दी आते आते स्त्री शरीर में गर्भाशय की कोई उपयोगिता ही नहीं रही। इसी कारण वो और छोटा और अशक्त होते होते धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर था और गर्भ धारण के योग्य ही नहीं रह गया था। अब 9 महीने तक बच्चे का बोझ शरीर में वहन करने के लिए मानव शरीर सक्षम ही नहीं था। बच्चे के जन्म लेते ही रोबोट उसकी देखभाल करने लगते थे। माँ और पिता जैसे शब्दों के अर्थ अत्यंत सीमित हो चुके थे। शिशु के विकास में लगने वाला समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा था। सत्या इस बीच अपनी रिसर्च में व्यस्त हो गई। बच्चे के जन्म और देखरेख से संबंधित सभी प्राचीन और पुरानी जानकारियां उसने प्राप्त कर ली थी। वो ये जानकर हैरान रह गई कि प्राचीन काल में बच्चा माँ के शरीर के अंदर विकसित होकर बड़े ही पीड़ादायक प्रसव द्वारा जन्म लेता था और उसे स्तनपान भी कराया जाता था। सत्या नहीं समझ सकी थी इतना धैर्य और इच्छा शक्ति मानव के पास कहां से आ जाती थी। प्रेम और समर्पण की जो भावनाएं मानव को बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए प्रेरित करती थी, उनके विषय में उसे जानकारी तो थी, परंतु उसकी वास्तविक अनुभूति से वह अनजान थी। और आज शाम 7 बजे वे बच्चे को लेने के लिए जीन बैंक में पहुंचे। थोड़ी देर बाद उन्हें डिलीवरी रूम में पहुंचा दिया गया। वहां रोबोट डॉक्टर ने कृत्रिम गर्भाशय में स्थित शिशु को यंत्रों की सहायता से धीरे धीरे बाहर निकाला। सत्या और नवीन अपनी इच्छाओं की साकार परिणति देखने के लिए उत्कंठित हो उठे। डॉक्टर ने बच्चे के ऊपर लगी पोषक झिल्ली को काटकर अलग कर दिया। वे बच्चे पर झुक गए और आश्चर्य मिश्रित भय से उनकी पुतलियां फैल गईं। ये एक असाधारण और अनहोनी घटना थी। बच्चा विकलांग पैदा हुआ था। जीन बैंक के कर्मचारियों में हलचल मच गई। सभी शिशु के पास स्तब्ध से खड़े थे। संभवतः ये प्राकृतिक उत्परिवर्तन है, डॉक्टर ने मौन तोड़ा। या कोई मानव की बड़ी भूल चूक, नवीन ने ठंडे स्वर में कहा। घटना की पूरी तरह जांच करने पर पता चला कि कंप्यूटर ने एक भयंकर भूल कर दी थी, परंतु अब क्या किया जा सकता है। इस भूल का परिणाम तो नवजात शिशु की विकलांगता के रूप में सामने आ ही चुका था। अब अवांछित शिशु का क्या किया जाए, निर्देश लेने के लिए नियामक से संपर्क स्थापित किया जा रहा था। विचलित सी खड़ी सत्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बच्चे के विषय में पड़ी गई पुरानी जानकारियां उसके मस्तिष्क में घूम रही थी। किसी अज्ञात भावना के वशीभूत हो उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। छूते ही उसके चिकने व कोमल स्पर्श से वह सिहर उठी। सहज जिज्ञासावश उसने शिशु को अपने स्तन से लगाया और उसके भूखे होंठों का व्यग्र स्पर्श उसे रोमांचित कर गया। अनजानी सी आदिम भावनाएं उसके मन में जागने लगी। दूध से रिक्त स्तनों को चुसुर चुसुर चूसता शिशु उसे भावनाओं के तीव्र भंवर में खींचे जा रहा था और वो इस अनोखी अनुभूति के उद्दाम वेग को रोकने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। ओ नवीन, यही है प्रेम की वो अद्भुत भावना जो प्राचीन मानव की प्रेरणा बनती थी। ये शिशु मेरे हृदय और शरीर का एक अटूट भाग है जिसके बिना मैं अपूर्ण हूं। मातृत्व की ये भावना कितनी आनंददायक और अनंत अनुभव की है। भावना के वेग से सत्या का कंठ अवरुद्ध हो गया। ये कैसी बेकार की बातें कर रही हो सत्या? हम इस बच्चे को वापस करके जीन बैंक से हर्जाना वसूल करेंगे, नवीन बोला। नियामक से संपर्क स्थापित हो चुका था। स्क्रीन पर उसके स्पष्ट आदेश गूंज रहे थे। मैंने तुम्हारी बातें सुनी है सत्या। ध्यान रहे, आज विज्ञान का लक्ष्य मानव की नस्ल की निरंतर उन्नति करना है, अवनति नहीं।
इस सदी के बुद्धिमान, स्वस्थ और सामर्थ्यवान मानव समाज में ये विकलांग शिशु अनुपयुक्त है। कुरूपता और विरूपता पृथ्वी से सदैव के लिए समाप्त की जा चुकी है, अतः इस शिशु के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। कहते कहते नियामक रुका। सत्या सांस रोके सुन रही थी। आशंका से उसका दिल डूबा जा रहा था। भावनाएं मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती, अतः इन्हें मन से पूरी तरह समाप्त कर दो और मानव जाति के हित के महान वैज्ञानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत इच्छा त्याग, सामूहिक चेतना के अनुसार कार्य करो। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि इस शिशु को नष्ट कर दो। जीन बैंक पुनः तुम्हारी इच्छानुसार भ्रूण विकसित करेगा। इतना कहकर नियामक अदृश्य हो गया। सत्या हतप्रभ सी खड़ी रह गई। क्या सचमुच उसकी व्यक्तिगत इच्छा और भावना मानव जाति के हित के प्रतिकूल है? विज्ञान तो सदैव सत्य का पक्षधर होता है। वह अनुचित निर्णय कैसे ले सकता है? फिर वो क्या करे? नियामक का आदेश मान ले या अपने मन की बात सुने, जो अब बच्चे से अलग नहीं होना चाहता? क्या सोच रही हो सत्या? चलो जल्दी इसे नष्ट कर दें। नवीन ने उसकी तंद्रा भंग की। उसके साथ चलते चलते सत्या को लगा कि विज्ञान से कहीं कोई चूक अवश्य हो गई है। उसने मानव की नस्ल नहीं सुधारी, बल्कि उसे हार्ड मास का बुद्धिमान रोबोट बना डाला। क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही तो भावना शून्य हैं। गहरे अवसाद, भय और निराशा की गहन अनुभूतियों ने उसे घेर लिया। इसे नष्ट करो सत्या। वे लेजर टैंक के सामने पहुंच चुके थे, जो कि व्यर्थ और त्याज्य पदार्थों को नष्ट करने में काम आता था। सत्या ने एक दृष्टि अपने गोद में लेटे शिशु पर डाली। उसके स्तन से लगा हुआ वह सो गया था। गहन तृप्ति की भावना उसके सरल निर्दोष मुख पर झलक रही थी। इस बात से अनजान कि अभी विज्ञान की लक्ष्य की राह पर उसे बलि चढ़ना है, वो मां की गोद में पूर्ण निश्चिंत हो मीठी नींद में खोया था। यकायक सत्या आगे बढ़ी और शिशु को गोद में लिए हुए उसने लेजर टैंक में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद सब कुछ यथापूर्ण हो गया, परंतु पृथ्वी से मानव के अस्तित्व का अंतिम चिन्ह भी आज समाप्त हो चुका था। बचे थे तो सिर्फ हार्ड मास के ये भावना शून्य रोबोट।